नमस्कार दोस्तों, सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पुराने ज़माने में ना डाकू लुटेरे घोड़ों पर आया करते थे, पर अब ज़माना चेंज हो गया है। अब सिर्फ एक क्लिक, एक OTP से आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। इसको बोलते हैं साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड बहुत तरह का होता है। आम जनता को पता ही नहीं है अभी साइबर फ्रॉड कितनी तरह का हो सकता है या कितने तरीक़ों से आपसे पैसा लूटा जा सकता है। तो इन सब से बचाव की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आज सिरसा के ASP फैजल खान जी और साइबर पुलिस से SHO सुभाष सिहाग जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने यहाँ अपना टाइम निकाला और कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपके माध्यम से हम कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को जागरूक करें कि जो साइबर क्राइम हो रहा है कैसे उससे बचा जा सकता है। सर, ये आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है। आखिर ये साइबर फ्रॉड है क्या? देखो, जैसे जैसे कोई भी इंटरनेट या कोई भी सुविधा आती है तो उसके साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जैसे जैसे अब इंटरनेट बढ़ रहा है तो लोग उसका गलत तरीके से मिसयूज़ भी कर रहे हैं। ये साइबर फ्रॉड सिंपल है, जैसे कि किसी OTP फ्रॉड या कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या कोई स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पे, डिजिटल अरेस्ट के नाम पे या कोई लिंक भेज के, इस टाइप से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं आज के टाइम में। साइबर फ्रॉड जो है अभी गांव के लोगों के साथ ज़्यादा होता है या शहर के लोगों के साथ? साइबर फ्रॉड ना तो गांव या शहर नहीं देखता। साइबर फ्रॉडेस्टर का टारगेट है लोग जो जागरूक नहीं है, जिनको जागरूक नहीं है लोग, उनको वो टारगेट करते हैं, उनसे वो पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं। इसमें पढ़े लिखे लोग भी उनके जाल में फंस जाते हैं और अनपढ़ भी। कुछ पढ़े लिखे लोग, आप जैसे मेरे जैसे, इनको ये हो जाता है नहीं हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये भी इनके जाल में सुनने में आया जैसे बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सड़क पे लिखा होता है नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही बात है। अगर आप जागरूक नहीं रहोगे, ध्यान नहीं रखोगे, कोई अननोन लिंक पे क्लिक करोगे या बिना सोचे समझे कहीं निवेश करोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आजकल लोगों में ना इतना डर फैल गया है, भी अनजान फ़ोन आ जाए भी फ़ोन उठाएं या ना उठाएं, भी इससे कहीं हमारे पैसे तो नहीं कट जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है सर? देखिए, इसमें ऐसा है कि फ़ोन उठाने या ना उठाने से तो फ्रॉड नहीं होते हैं। मैं आपके द्वारा लोग की जानकारी के लिए बता देता हूं कि साइबर फ्रॉड होने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि फ़ोन उठाने से सिर्फ साइबर फ्रॉड नहीं होते हैं। साइबर फ्रॉड तब होते हैं जब आप कोई एक्टिवली और कोई काम करें, जैसे कि आपने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया है या फिर आपने फ़ोन पे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ज़रूर साइबर फ्रॉड हो सकता है। मैं YouTube Facebook पे देखते हैं भी किसी अनजान नंबर का कॉल आता है तो वो कहते हैं मैं अपने फादर अपनी मदर को लाइन पे ले रही हूँ, और उस टाइम वो कोई OTP भेजते हैं और वो अपना OTP उसमें सुनाई देता है। ऐसा है कोई सिस्टम सर? देखो, ये तो फ़ोन की सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है हर फ़ोन में ऐसा हो। कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे कॉल भी, जो कॉलर नेम है वो भी बोल देता है सिस्टम सेटिंग के हिसाब से। इसी तरीके से SMS में हो सकता है कि सिस्टम सेटिंग के हिसाब से बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये तो देखो, कहीं ना कहीं वो बात है कि अगर जानकारी पूरी नहीं है तो हम डर रहे हैं, उस तरह की बात है। तो अगर हमने कोई ऐसी सेटिंग एक्टिव ही नहीं करी है तो इस तरीके से हमारा OTP सिर्फ फ़ोन करने से नहीं जाएगा। बहुत बार ऐसे होता है भी कोई सरकारी स्कीम लगता है भी ये सरकारी स्कीम आ रही है तो इस पे क्लिक करें, और गूगल ज़रूरी तो नहीं है भी सही चीज़ें दिखाता है। लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो गलत लिंक पे क्लिक किया और उसके पैसे कट जाते हैं या फ़ोन हैक हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे कोई भी सरकारी स्कीम है तो वो अधिकृत वेबसाइट या भारत सरकार की वेबसाइट वहीं से ही मतलब अपने को मिलती है। अगर व्हाट्सएप पे कोई भी सरकारी स्कीम का हमें कोई फ़ायदा या कोई ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास किसी के पास APK फाइल आती है कोई भी, तो उस पर क्लिक नहीं करना होता। अगर उस पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और आपका सारा डेटा फ्रॉडेस्टर के पास चला जाएगा। तो उससे बचना है। कोई भी अगर लिंक आता है इस टाइप का, जैसे अभी लाडो योजना चल रही है या कोई भी सरकारी योजना के नाम से आपके पास कोई लिंक आता है या कोई APK फाइल आती है, तो वो आप डाउनलोड ना करो। अगर डाउनलोड करोगे या लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका डाटा फ्रॉडेस्टर के पास चला जाता है और वो उसका यूज़ कर लेता है और आपके OTP भी उसी के पास जाएंगे, तो आपका बैंक भी अकाउंट भी खाली कर सकते हैं वो। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जैसे गूगल से सर्च करते हैं, आम बात है आज के टाइम पे, गूगल का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं जानकारी लेने के लिए और एक बहुत अच्छा माध्यम भी है, लेकिन उसमें
मैं जनता को यही आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सरकारी वेबसाइट होती हैं उनके एंड में .gov.in आप URL जो होता है उसका जो एड्रेस होता है आपको मिलेगा। तो अगर कोई सिर्फ .com करके इस तरीके से है या फिर कोई अजीब सा कोई एंड में उसके कोई लेटर्स लगे हुए हैं तो आप थोड़ा शक कर सकते हैं और उस पर विश्वास ना करते हुए आप सिर्फ .gov.in या फिर mygov.in पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें सभी जो स्टेट की गवर्नमेंट की वेबसाइटें हैं उनके लिंक है, तो वो एक ऑथेंटिक पोर्टल है, उसके थ्रू आप एक्सेस करें। क्योंकि आमतौर पे चाहे बुजुर्ग हैं, कई बार जैसे लिंक आ गया जी, अगर आपकी एज हो गई है, आपकी पेंशन नहीं बन रही है तो आप इस लिंक पे क्लिक करो, तो वो इस तरह शिकार हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, शिकार हो जाता है, तो सबसे पहले 1930 पे कॉल करें, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं या बैंक के कस्टमर केयर के पास कॉल करके अपना अकाउंट फ्रीज ब्लॉक करवा दें एक बार के लिए। इसमें यह भी है कि देखो सरकार ने सुविधा के लिए अपना हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक हेल्प डेस्क जैसा होता है, ई दिशा की सर्विसेज होती हैं, उनका उपयोग करें या फिर आपके CSC सेंटर हैं। इवन अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं जाना, कोई दूर भी है, तो आसपास के गांव में इस तरीके की छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं जो ऑथराइज्ड होती हैं इन चीज़ों के लिए, तो उनके थ्रू एक बार वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी अगर सरकारी स्कीम है उसका अगर सरकार को लाभ देना है तो वो अपने लेवल पे देखो जाहिर सी बात है वेरीफाई करेगी। तो लोग ये समझे कि सिर्फ अगर कोई बिना वेरीफाई करे ही हमें कोई लाभ देने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में शक ज़रूर आना चाहिए कि कोई इसमें गड़बड़ है। हर कोई पैसे से परेशान है तो फेसबुक पे, इंस्टा पे सारी जगह आएगा भी आपको लोन चाहिए तो बस 2 मिनटों में लोन लो, इस लिंक पे क्लिक करो, और लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। मतलब ये है भी जो काम जहाँ पैसा आपको आसानी से मिलता दिख रहा है तो वो फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा नहीं, मैं तो कहूँगा कि 99% आसानी से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। और इस जैसे कि ये तो एक लोन की आपने बात बताई है, लोन के लिए देखो सरकार के बहुत सारे बैंक्स हैं, ऑथराइज्ड बैंक्स होते हैं, आजकल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं, उनके थ्रू आप देखेंगे तो फिर भी लोन लेना ठीक है। लेकिन ऐप बहुत सारी आई हैं जो पैसा आपसे ले लेंगी, हो सकता है कुछ प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे पैसा लेके आपको कुछ नहीं देंगी, तो आप इनके ऊपर भरोसा ना करें। लोन एक ऐसी चीज़ है जो देखिए सिंपल सी बात है कि कोई बिना बात पैसा किसी को नहीं देता, तो आपका वो कोलेट्रल भी लेंगे और कोलेट्रल नहीं लेंगे तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेंगे, तो वो सारी वेरिफिकेशन के बाद ही लोन होता है। अगर कोई जल्दबाजी में आपको लोन दे रहा है तो आप थोड़ा सा पूर्ण विराम लगा सकते हैं उसमें। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप हर कोई चला रहा है, बुजुर्ग भी चला रहे हैं, तो इनके उससे किस तरह से नुकसान मिल सकता है या फ़ोन हैक होने के जो चांसेस है ज़्यादा है? फेसबुक, व्हाट्सएप पे अगर कोई अननोन लिंक आता है, कोई आपको ऑफ़र दे रहा है फेसबुक पे, तो उस चीज़ से बचना है। अगर आप किसी ऑफ़र में फंसोगे, कोई लालच में थोड़ा, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जैसे कोई महंगी चीज़ है, आईफोन है, उसका आपको ऑफ़र मिल रहा है कि आप यहाँ से ख़रीद लें, आपको 20,000 में मिल जाएगा, तो इस टाइप की कोई चीज़ है तो उससे बचें। और दूसरा, अपने फेसबुक या कोई भी सोशल साइट है उसका टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करते रहें और उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखें। पासवर्ड में भी आमतौर पे ये देखा कि हर कोई ना एक ही पासवर्ड रखता है। जीमेल पे भी वही पासवर्ड लगा दिया, फेसबुक पे भी वही लगा दिया, इंस्टा पे भी वही लगा दिया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? अलग अलग पासवर्ड रखना चाहिए या उसमें क्या सिक्योरिटी यूज करनी चाहिए भी पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए? पासवर्ड अलग अलग भी होना चाहिए और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो, जिसमें अल्फ़ाबेट, नंबर, न्यूमेरिक ऐड करके और पासवर्ड बनाना चाहिए अपना, ताकि स्ट्रॉन्ग रहे। और कई लोग तो अपना फ़ोन नंबर ही पासवर्ड डाल देते हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फ़ोन नंबर पासवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग अपना फ़ोन नंबर या अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना नाम कुछ इस टाइप से पासवर्ड डाल देते हैं या 1 2 3 4 करके डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें अल्फ़ाबेट हो, न्यूमेरिक हो और नंबर हो। इसमें मैं लोगों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो अलग अलग पासवर्ड रखने की जो बात है वो क्यों आती है। क्या होता है कि समय समय पे जो कंपनियां होती हैं इनके डेटाबेस हैक हो जाते हैं, और जब अगर आपका सभी जगह पे एक ही पासवर्ड है तो एक जगह अगर आपका हैक हो गया तो जो हैकर है ये डेटा वो आजकल ऑनलाइन मिल जाता है, पैसों में खरीद फरोख्त होती है इसकी। तो अगर आपका मान लो डोमिनोज में आपका कोई पासवर्ड है और यूज़र नेम है, तो हो सकता है आपने पिज़्ज़ा हट में, हो सकता है आपके जो SBI के बैंक में भी आपने वही यूज़ कर रखा है, तो एक जगह लीक हो गया तो हर जगह वो आपका मिसयूज़ कर सकता है। तो अलग अलग पासवर्ड रखेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि चलो एक जगह का लीक भी हो जाता है तो दूसरी जगहों के जो आपके पासवर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे।
तो ये कारण है जिसकी वजह से कहा जाता है कि भाई पासवर्ड अलग अलग रखे जाएं और स्ट्रॉन्ग रखे जाएं। और जो काफ़ी थर्ड पार्टी ऐप होती है वो अपना पूरा डाटा एक्सेस करती है और वो डाटा अपना बेचती भी है, अपना उससे फ्रॉडस्टरों के पास जाता है वो डाटा, या कहीं और। तो इस टाइप की ऐप है वो अपना डाटा शेयर कर देती है दूसरी जगह, तो इसलिए भी अलग अलग रखने चाहिए। हाँ, ये बात तो अभी शेयर कर देते हैं। सोचने वाली बात ये है या अमल करने वाली बात ये है, जो जीमेल का पासवर्ड है या जो बैंक अकाउंट का पासवर्ड है वो आप जोमेटो, स्विगी इन ऐप पे या कोई भी और आप ऐप खोलते हो तो उन पे यूज नहीं करना है। बिल्कुल, ये एक अच्छा एक तरीका है बचने के लिए फ्रॉडों से, कि कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं खासकर जो आपके बैंक से संबंधित है, या फिर हो सकता है कि आपके जो सरकारी सुविधा ले रहे हैं, आप कोई स्कीम है उसका आप अगर बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनके पासवर्ड आप थोड़े से अलग रखें और थोड़े से यूनिक बना के रखें, और ज़रूरत पड़े तो कहीं आप लिख लें उनको। जनरली यही होता है कि आलस के चक्कर में लोग लिखते नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि भाई 1 2 3 4 5 6 जैसा पासवर्ड लगा देते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देखो ऑफलाइन दुनिया में एहतियात बरतते हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन दुनिया में भी हमें वही सतर्कता दिखानी चाहिए और ध्यान से पासवर्ड वगैरह रखने चाहिए। आजकल व्हाट्सअप हैक हो जाते हैं। कोई मैसेज आया, जैसे आपने बोला अभी कोई फाइल आई, किसी ने कोई शादी का कार्ड भेज दिया, किसी ने कोई सरकारी स्कीम भेज दी, तो उस पर क्लिक किया जाता है और एक बार अगर किसी का फ़ोन हैक हो गया तो वो उसके सर्कल में सारों के पास वो फाइल जाएगी, वो आगे की आगे चैन बढ़ती जाती है। तो आप इसमें क्या बताएंगे भी क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए? देखो, इसमें छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, बल्कि 2 दिन पहले की ही बात है। मेरे खुद के जो सरकारी नंबर है उसमें एक व्हाट्सएप से चालान.ap के फाइल आई अननोन नंबर से, और उस नंबर में उन्होंने बड़ी चालाकी से RTO लिखा हुआ था, जो अनसेव्ड में प्रोफाइल का जो नाम लिखते हैं, ताकि किसी को लगे कि तो RTO ऑफिस से आ रही है। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी अननोन नंबर से आपके पास कोई फाइल या लिंक आता है तो उसको आप खोले ही मत। कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है जो वो भेज रहे हैं, बेफालतू की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर तो। और इसके अंदर ये भी है कि एक ऑटो डाउनलोड फीचर होता है व्हाट्सएप के अंदर, जिसके अंदर जो मीडिया है वो ऑटो डाउनलोड नहीं होगी, तो अननोन नंबर से भी कुछ आएगा तो वो डाउनलोड नहीं होगा आपके फ़ोन में। और मैं तो यही कहूँगा कि अननोन नंबर से आप ना तो शेयर करें और ना ही खोलें। कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको ना खोल के आपको नुकसान होगा, उसमें आप यही समझे कि कोई खतरा ही है, तो इससे अच्छा यही है कि उसको ना खोल के ब्लॉक कर दें। सबसे आसान और सबसे सेफ तरीका यही है उसका। में आया भी किसी नेताजी का फ़ोन हैक हो गया, ठीक है, भी बड़े लेवल के नेता नहीं थे। अब उनके मोबाइल से हैक होने के बाद उनके जितने भी मोबाइल नंबर सेव थे सबके पास मैसेज आ रहा है और हर कोई ये देख रहा है भी नेताजी ने मैसेज भेजा, इस पे खोलते हैं भी क्या कार्ड भेजा है, और उन सब का फ़ोन हैक होता गया। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है भी, इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहिए। और अपने व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर लगा के रखें ताकि आपका फ़ोन व्हाट्सएप हैक ना हो। आजकल क्या है भी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो स्कीमें आ रही होती है, यूट्यूब पे दिखाया जा रहा होता है आप अपने बॉयफ्रेंड का, आप अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन व्हाट्सएप कैसे हैक करें, या आप उसमें कैसे देखें वो किससे चैट कर रहे हैं। तो अगर कोई जानकार बंदा हो, मान लो भी मेरा बड़ा भाई या मेरा छोटा भाई मेरा ही फ़ोन हैक कर लेता है या उसका सारा व्हाट्सएप देख लेता है, या मेरा कोई दोस्त उसको चलाने लग जाता है, क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि IT एक्ट के अंदर किसी की भी डिवाइस को हैक करना एक गैरकानूनी अपराध है और उसके ऊपर सज़ा भी है। आजकल पार्ट टाइम और ऑनलाइन वर्क के नाम पर बड़ी ठगी हो रही है। लोग घर पे बैठे हैं, लेडीज खाली बैठी है, तो उनके पास मैसेज आता है घर बैठे पैसा कमाएं, घर बैठे पैसा कमाएं, तो वो झांसे में आ जाते हैं, 1 घंटे का 500 कमाएं। तो उनसे कैसे बचना चाहिए? जब भी आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है कि आप घर बैठे पार्ट टाइम होम वर्क फ्रॉम होम से आप पैसा कमाएं, तो ऐसा नहीं होता। कभी भी अगर आपने को कोई काम करना है तो पहले अपना इंटरव्यू होगा, अपना एक्सपीरियंस देखा जाएगा, कोई कंपनी में आप जॉब के लिए जाएंगे, उसके बाद में अपने को कोई काम मिलता है। अगर ऐसे कोई व्हाट्सएप पे ऐसा कोई काम नहीं देता। अगर व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आ रहा है आपके पास और आपको ये कह रहे हैं कि आप दिन के 1000 रुपये कमाए, 2000 रुपये कमाए, तो निश्चित ही आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। आप फ्रॉडस्टर के जाल में फंस सकते हो। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि बिना काम किए कोई भी पैसा नहीं मिलता आपको। बिल्कुल, और ऐसा होता तो फिर तो दुनिया में सारी गरीबी भी खत्म हो जाती कि घर बैठे बैठे सबको पैसा मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि बताया SHO साहब ने कि प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू होता है, और ना ही कोई प्रोसेसिंग फ़ी लेता है। एक ये भी आता है कि भाई आपको नौकरी दे रहे हैं तो आप थोड़े से पैसा पहले एडवांस जमा कराएं। ऐसा उल्टा प्रोसेस कहीं नहीं होता है।
तो लोग ये सारे कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जब भी इस तरह की कोई बात आती है नौकरी के नाम पे तो वो समझे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है इसमें, और ऐसे नहीं होता है। सिर्फ आप खुद सोचिए कि कॉमन सेंस है कि सिर्फ लाइक करने से किसी ऑनलाइन ऐप के किसी पोस्ट को क्या आपको पैसे कैसे मिल सकते हैं, ये तो बड़ा अगर कोई सोचेगा तो वैसे ही वो बच सकता है इसमें, तो कच्चे लालच में फंसते हैं लोग। कि आपको गूगल पे रिव्यू देने से या कोई होटल हॉस्पिटल या कॉलेज को रेटिंग देने से पैसा, तो ऐसा है नहीं कि कोई इस चीज़ों को रेटिंग देने से पैसा मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पीछे जनवरी में एक लड़की आई थी हमारे पास, तो उसने बताया कि 2022 के अंदर उसके पास कोई फ़ोन आया था कि आपको वर्क फ्रॉम होम, अगर आप घर से काम करना चाहते हो तो आपको जॉब मिल सकती है। तो वो लड़की उनसे बात करने लग गई। काफ़ी टाइम बाद उन्होंने उनसे प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे कुछ 1500 रुपये जमा करवाए। ऐसा करके फिर उससे कि आपका पैसा, आपकी जॉब लगेगी, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा कर करके उसे फिर बार बार प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे पैसे लेते रहे और 2024 दिसंबर तक लेते रहे और कुल उन्होंने 67 लाख रुपए उनके चले गए। फिर जनवरी में उनकी कंप्लेंट आई, हमने FIR दर्ज की। बाद में वो पकड़े भी गए दिल्ली और यूपी से फ्रॉडस्टर, और रिकवरी भी उसमें 30 लाख के करीब हुई है। यानी ये साइबर फ्रॉड वाले किसी की मजबूरी पकड़ लेते हैं, भी उसकी एक कमजोरी पकड़ी और उसके बाद उस पर टारगेट बनाया और उसका फ़ायदा उठा लिया। हाँ बिल्कुल, ये देखते हैं कि कोई किसी की क्या कमजोरी है, किस तरह से वो उनके जाल में फंस सकता है। उसको कोई लालच या कोई कमजोरी या डर दिखाकर ये फ्रॉड करते हैं। इसमें ये होता है आजकल क्या होता है कि हम बहुत सारी ऐपों के साथ या वेबसाइट के साथ इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं, लेकिन वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन आगे भेज देते हैं। तो ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं इनके पास हमारे नंबर के अलावा 3-4 चीज़ें और होती हैं। शायद इनके पास हमारा एड्रेस भी होगा, हो सकता है हमारे घर वालों का नाम पता भी होगा। तो ये सारी बात करके, सोशल इंजीनियरिंग करके वो पहले तो हमें झांसे में डाल देते हैं और फिर एकदम से कुछ ऐसी बात बोलेंगे जिससे हमें लगेगा कि नहीं, इनको इतनी बात पता है तो कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले मेरे पास भी एक बार फ़ोन आया, मैं IRS में था इससे पहले, तो उन्होंने कहा कि हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बोल रहे हैं और हमारे तो नंबर, जैसे इवन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इवन जो सरकारी कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, उनके नंबर भी पब्लिक होते हैं। तो उसको हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन पता थी तो उसने एक भूमिका बनाई कि हम तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे कोई कंप्लेंट है, और उसने कन्विंस करने के लिए पीछे एक सायरन भी बजाने लग गया वो पुलिस का। लेकिन फोन मेरे पास भी है तो लेकिन क्योंकि हम अवेयर थे, हम खुद सरकारी सिस्टम में हैं, तो हमें पता है कि ये क्या बात थी। भाई दिल्ली पुलिस का क्लेम कर रहा है, बोल रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से हैं, और बात कर रहा था तो ऐसे लग रहा था साउथ इंडियन एक्सेंट आ रही थी। तो ये सारे थोड़ा सा हमने ध्यान रखा और हम तुरंत घबराए नहीं, तो हमने तुरंत वहीं के वहीं उसको आइडेंटिफाई करके वहीं ख़त्म कर दिया। तो ये इस तरह की मजबूरी का फ़ायदा उठा के लोगों को फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं लोगों के साथ। कल एक और फ्रॉड देखा गया, ये क्या करते हैं, फ़ोन करेंगे किसी को, उसको एकदम से ना परेशान कर देंगे, भी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसको हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, फलाने हॉस्पिटल में ले गए हैं और वहाँ पे 20,000 रुपये जमा कराने, आप फटाफट हमारे फ़ोन पे डाल दो आप पैसे। तो उसको सोचने का टाइम ही नहीं देते भी आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई करीबी रिश्ता बस मौत के करीब पहुँच रहा है, अगर आप पैसे नहीं डालोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले अगर ऐसी कोई भी कॉल आते हैं तो घबराएं नहीं, और अपना बच्चा या जिसका भी नाम लेते हैं उसके पास कॉल करें, उससे बात करें, वेरीफाई करें कि क्या वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उसके बाद में ही आगे कोई कदम उठाएं। क्योंकि फ्रॉडस्टर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसको उसमें डाल देते हैं कि वो घबरा जाए बिल्कुल एकदम। जिसका बेटा है, किसी को ये बोले कि आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आदमी घबरा जाता है और वो उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसमें घबराना नहीं, आपको पहले अपने बेटे से या भाई से, जिसका भी वो नाम ले, उससे बात करें। बात करने के बाद में उसको कोई रिप्लाई ना करे और पुलिस को सूचना दे इस चीज़ की। आजकल रिश्ते बड़े मुश्किल हो गए हैं, तो लोग उसके चक्कर में मैट्रिमोनियल साइट्स पे चले जाते हैं, और उसमें क्या होता है, भी कई लोग क्या, सारे लोग ही अपनी पूरी जानकारी डालते हैं, भी हमारा ये बैकग्राउंड है, ये हमारी इनकम है, हम यहाँ जॉब करते हैं, भी सामने वाले को पूरी प्रोफाइल पता लग सके। पर ये जो फ्रॉड करने वाले, धोखाधड़ी वाले लोग अपनी फेक आईडी बनाते हैं, किसी लड़की के नाम की आईडी बना ली, उसके बाद उस लड़के के साथ कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करनी शुरू कर देते हैं, महीना बात करी, 15 दिन बात करी, उसके बाद उससे पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। ये फ्रॉड बड़ा चल रहा है आजकल। ये मैट्रिमोनियल साइटों पे लड़की और लड़के दोनों के साथ ही फ्रॉड हो सकता है।
जैसे आपने अपनी पूरी डिटेल डालते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या काम करता हूँ, कितनी मेरी सैलरी है। अगर लड़का है तो ऑब्वियसली उसको लड़की चाहिए, और लड़की है तो उसको लड़का चाहिए। तो वो दोनों के वो अपनी फेक प्रोफाइल उस पे बनाते हैं और उससे बात करवा देते हैं। लड़का है तो लड़की से बात करवाते हैं। बात करने के बाद में कुछ टाइम बात करते हैं वो 10 दिन 15 दिन। उसके बाद में उनका विश्वास हो जाता है उसके ऊपर। तो पीछे मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की थी यहाँ सिरसा की कोई, उसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो एक लड़का उसको मिला, वो कहता है कि मैं लंदन में रहता हूँ और मुझे शादी करनी है इंडिया में, इंडियन NRI हूँ। तो उसने उससे काफ़ी टाइम बात की और फिर उसको बोलता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो जैसे उसने भी हाँ कर दी कि शगुन है, तो उसके लिए जैसे उसने गिफ्ट भेजा, फिर उसके बाद में उसने कहा कि आपका, फिर उसके बाद उसके पास कॉल आती है कि आपका कस्टम ड्यूटी नहीं दी गई है, तो आप कस्टम ड्यूटी पे करो, फिर आपका ये जो शगुन है आपके घर पहुंच जाएगा। तो उसने 3-3.5 लाख रुपए की वो कस्टम ड्यूटी के नाम पे दिए, उसके साथ फ्रॉड हो गया। और अभी रिसेंट में एक लड़का था जिसने कोई मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उससे एक लड़की ने बात की और काफ़ी लंबे टाइम तक, करीब 1.5 महीने तक उससे बात करती रही, और फिर उसके साथ 8.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। तो इसमें ये भी होता है कभी कभी, जैसे शादी करने के चक्कर में आपस में बातचीत होने लग जाती है, तो वीडियो कॉलिंग पे भी ये लोग बात करते हैं। और उस पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ प्राइवेट वीडियोस शेयर हो जाती हैं, उसके नाम पे फिर ब्लैकमेलिंग और जो टर्म यूज़ करते हैं सेक्सटॉर्शन, वो होने लग जाता है। तो मैं लोगों की जानकारी के लिए यही बताऊंगा कि ऐसा जब भी आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूज़ करें तो अवॉइड करें। आप मिलें अच्छी बात है, लेकिन फेस टू फेस मिलने की कोशिश करें, परिवार वालों के साथ मिलने की कोशिश करें। सारा आप काम ऑनलाइन करेंगे तो उसमें आपका फ्रॉड होने का जो खतरा है वो बढ़ेगा। जब तक आप दोनों परिवार आपस में मिल ना लो, अच्छे से जान पहचान ना हो जाए, रिश्तेदारों को ना जान लो, कहाँ रहते हैं, क्या है, क्या सिस्टम, उनका बैकग्राउंड क्या है, तब तक आप ऑनलाइन चीज़ों पे विश्वास ना करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। जब तक कन्फर्म ना हो जाए, ना तो पैसे का लेन देन करें उसके साथ, ना ही कोई पर्सनल फोटो या वीडियो उसके साथ शेयर करें। इस बात का ध्यान देने वाली बात है। अगर हमारा फ़ोन गुम या चोरी हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, कभी कभी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि पुलिस चोरी की एफआईआर नहीं कर रही है। तो सबसे पहला जो कानूनी पॉइंट है वो ये है कि गुम होना और चोरी होना दो अलग चीज़ें होती हैं। गुम होना में तो कहीं ना कहीं इंसान की खुद की गलती होती है, और चोरी होने में ये है कि कोई क्रिमिनल है, उसने वही आपका सामान चोरी कर लिया। तो चोरी वाली चीज़ पे तो एफआईआर होती है, पुलिस की जिम्मेदारी है और वो करती भी है। लेकिन गुम होने में क्या है कि आप CEIR पोर्टल होता है, उसमें आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, जैसे IMEI नंबर वगैरह है, और जो आपका मोबाइल हैंडसेट है उसका इनवॉइस है, वो सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आप उस पोर्टल पर डालेंगे तो वो जो फ़ोन है उसका IMEI नंबर ब्लॉक हो जाएगा, और कहीं भी वो फिर से यूज़ होगा तो उसका अलर्ट मिल जाता है। तो उससे ये होता है कि वो रिकवरी की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है चोरी हुए गुम हुए मोबाइल की। तो फ़ोन मान लो गुम हो गया तो अगला कहेगा गुम की तो कोई रिपोर्ट लिख नहीं रहा, तो वो चोरी की रिपोर्ट लिखा देते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, गुम की भी रिपोर्ट होती है। गुम की जो एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है वो लॉस प्रॉपर्टी के अंदर वो कवर हो जाता है आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका भी एक तरीका है, पर चोरी से वो अलग है। वैसे तो फिर मैं ये भी कहूँगा कि बस वो कार्रवाई के चक्कर में गलत कोई कार्रवाई भी ना कराए, वो भी ठीक बात नहीं है कि चोरी जबरदस्ती FIR कराना चाहे, क्योंकि आपका गुमा हुआ फ़ोन है उसकी CIR पोर्टल के थ्रू आपको मिल सकता है वापस वो। तो के हिसाब से कितने % चांसेस होते हैं भी गुम या चोरी हुए फ़ोन मिल जाते हैं जो रिपोर्ट लिखाई जाती है? देखिए, इसमें ये होता है कि अगर उसको सही टाइम पे रिपोर्ट किया जाए और फॉलोअप लिया जाए तो काफ़ी चांसेस होते हैं समय समय पे। इवन अगर मैं हरियाणा की ही बात करूं तो अलग अलग जिलाओं के अंदर ये इकट्ठा कभी कभी मुहिम चलाई जाती है और काफ़ी फ़ोन को रिकवर करते हैं। CIR पोर्टल में अलर्ट आ जाता है उसके हिसाब से। कई बार क्या होता है भी कुछ कपल अपने निजी पलों की वीडियो बना देते हैं, उसको सोचते हैं भी ये तो हम अपने लिए बना रहे हैं, तो उसको किसी को दिखाना थोड़ी है। पर या तो वो 2-3 साल फ़ोन चला करके बेच देते हैं, या फ़ोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, किसी के हाथ में चला जाता है, तो ये फ़ोटो रिकवर भी हो जाती है। कोई उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है या उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे
उन कपल्स को, और अगर वो कपल किसी शिकार में फंस गए हैं तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, क्योंकि आपने डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी फ़ोटो या वीडियो ले ली तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है और अपने जो कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ती ही है। भले ही आप उसको डिलीट कर दो, उसको रिकवर करने के भी तरीके होते हैं, क्योंकि डिलीट करने के जो प्रोसेस होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो ऐसे कोई फुल प्रूफ नहीं होते हैं। तो पहली बात तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस तरह की चीज़ें अपने डिजिटल डिवाइसेस में स्टोर ही ना करें, सबसे अच्छी बात तो ये है। लेकिन हाँ, चलो किसी कारणवश अगर ऐसा कर भी देते हैं, अगर कोई इस चंगुल में देखिए फंस जाता है तो वो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाए, वो शर्म महसूस ना करे। जिस तरीके से हम डॉक्टर को सारी समस्या बताते हैं, पुलिस को भी सारी बात बतानी चाहिए, क्योंकि अगर वो वीडियो गलत हाथ लग जाती है तो फिर वो ब्लैकमेल करके काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपका ऑनलाइन cybercrime.gov.in है, इसके माध्यम से भी आप अपना रिपोर्ट कर सकते हैं इस तरह की कोई भी अगर आपके साथ घटना होती है तो। और जिस वेबसाइट पे अगर आपका जा रहा है उस वेबसाइट का नाम, यूज़र नेम, URL वो अपने पास रखे, वो उसके ऊपर अपलोड कर दे, या अगर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आके ये सब चीज़ें बताएं, स्क्रीनशॉट लें उसका और वो लाके पुलिस को दें। ऐसी आजकल की युवा पीढ़ी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ निजी पल शेयर कर देते हैं एक दूसरे को वीडियो पे, और बाद में वो ब्लैकमेल करते हैं। सोशल मीडिया पे आप इस तरह के काफ़ी केस देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि इस टाइप का काम ही ना करे, किसी को अपने निजी पलों की या मतलब निजता कोई मतलब ऐसी फ़ोटो ना भेजे किसी को, फ़ोटो या वीडियो। और अगर हो जाता है ऐसे ब्लैकमेल करे तो उसकी रिपोर्ट वही है cybercrime.gov.in, भारत सरकार का पोर्टल है, उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हो, या अगर ज़्यादा खतरा आपको लगे तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, किसी के पास व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है तो कोई भी उठाएगा, मैं भी उठा लिया, आगे कोई अश्लील वीडियो चल रही होती है तो उसको देखता है आदमी, कई बार 1 मिनट भी देख लेता है, हो सकता है वो 20 मिनट में बंद कर दे। वो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उसका एक स्क्रीनशॉट वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद भेज के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बंदा इस तरह के चंगुल में फंस गया है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको तुरंत कंप्लेंट करनी चाहिए, और किसी भी हालात में फ्रॉडस्टर को पैसे नहीं देने चाहिए। वो वीडियो फेक है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और पब्लिक को भी आज इस चीज़ का पता है। लेकिन जब आप उसके डर में आके अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आपके साथ फ्रॉड होना वहाँ से शुरू हुआ है। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आप पुलिस से संपर्क करें। अगर तुरंत आप कंप्लेंट कर सकते हो 1930 पे कॉल करके, आपने अगर पैसे पे कर दिए तो 1930 पे कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हो, थाने में आए। और मैं तो कहूँगा कि आप अननोन नंबर से कोई कॉल आ रही है वीडियो कॉल, तो आप उठाए भी ना। हमारे पास भी आती है वीडियो कॉल, मैं तो यही कहूँगा कि अननोन नंबर से तो उठानी ही नहीं चाहिए वीडियो कॉल। कोई जानने वाला है तभी तो हम वीडियो कॉल पे उससे बात करते हैं। तो एक हिदायत भी है कि बेटर है कि अननोन नंबर से आप ना ही उठाएं, वीडियो कॉल तो बेस्ट है। और अगर हो जाता है कोई फ्रॉड तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कोई अगर गलत आपने करा ही नहीं तो आपको डरना क्यों, और पुलिस के पास आप आइए, पुलिस आपकी सहायता करेगी। उसमें ये होता है कि वो पीछे वीडियो चला के रखते हैं, फ़ोन में कोई लड़की नहीं होती है उनके पास, वीडियो चला के वो वीडियो दिखाते हैं अपने को मतलब लगता है कि लड़की है या लड़की बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो फ्रॉडस्टर होते हैं और वो वीडियो चला के और अपने को उसमें सेक्सटॉर्शन बोलते हैं इसको, उसमें फंसा लेते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। बंदा अपनी इज्जत के डर से उनको पैसे देने शुरू कर देता है। हाँ। और ये सिलसिला एक बार में बंद नहीं होता, चलता रहता है। हाँ, और जब पानी सिर के ऊपर से टप जाएगा फिर वो जाएगा पुलिस के पास। नहीं, उसको तुरंत ही पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, उसको पता है उसने गलत नहीं किया, और समाज में गलत नहीं किया तो फिर बेइज्जती या ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको पुलिस को बताना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। कभी कभी इसमें ये भी होता है कि डर के कारण 1-2 केसेस ऐसे भी आए हैं कि आत्महत्या तक कर ली है। तो ऐसे केसेस में यही है कि आपने गलत नहीं किया तो आप शर्म महसूस ना करें और पुलिस के पास आएं। अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं ताकि वो पुलिस के पास उसको ले आए। किसी से मतलब इस चीज़ से बिल्कुल ना डरे, घबराना बिल्कुल नहीं है। भी अपने बड़ों से, अपने जानकारों से इस बात को डिस्कस जरूर करना चाहिए, अकेले अंदर घुटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आजकल दुनिया सोचती है भी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है, क्या व्हाट्सएप भी जो कॉलिंग होती है वो भी रिकॉर्ड होती है, या लोगों अफवाह ही है भी ना ये तो रिकॉर्ड नहीं होती? देखिए आजकल तो ऐप सारी आने लग गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग होके जो अगर
वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होती थी कुछ साल पहले, आजकल सब चीज़ रिकॉर्ड हो सकती है। तो रिकॉर्डिंग के मामले में तो ये है कि सब चीज़ आज के टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर व्हाट्सएप पे ना आमतौर पे कहता है फॉरेन नंबर आ जाते हैं, उसमें कोई बंदा ये बोलता है मैं न्यूजीलैंड से बोल रहा हूँ, मैं यूएसए से बोल रहा हूँ, मैं सिरसा का हूँ, मुझे सिरसा में कोई प्लॉट खरीदना है, तो वो बातचीत शुरू करता है या ये दिखाएगा भी आपको कोई इनकम लेनी है, कमाना चाहते हैं, तो ये भी एक फ्रॉड होता है। बिल्कुल, देखिए इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आजकल क्या है कि वर्चुअली नंबर मिल जाते हैं, बाहर के भी नंबर हों, चाहे यूएसए, कनाडा के बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, वहाँ आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको एक वर्चुअल नंबर वो दे देते हैं। उसका यूज़ करके चाहे सिरसा में बैठा आदमी है, वो हो सकता है न्यूजीलैंड का नंबर उसको मिल जाएगा और वो उससे आपको व्हाट्सएप से कॉल करेगा विश्वास में लाने के लिए और फिर अपनी बातों में आपको लाके इस तरह के फ्रॉड करवा सकता है। तो जब भी कोई बाहर के नंबर से फ़ोन आता है, अननोन सेव नंबर से, व्हाट्सएप पे खासकर ये लोग करते हैं कॉल, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसको वेरीफाई ज़रूर करें, उसकी बात पे विश्वास यूं ही ना कर दें बस। इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि नॉन बन के कॉल करती हैं कि मैं आपका फलाना रिश्तेदार बोल रहा हूँ, आपका भाई भतीजा, और मैं फ़ोन यहाँ से बोल रहा हूँ और मुझे अपने पैसे घर ट्रांसफ़र करने हैं, तो मेरे पैसे आज ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो उस चक्कर में फ्रॉड हो जाता है। तो इससे बच के रहे, मतलब ऐसी अगर कॉल आ रही है तो वेरीफाई करें कि वही आदमी बोल रहा है क्या। उसके नंबर पे, खुद के नंबर पे, अगर बाहर भी किसी का रिश्तेदार रहता है तो उसका कोई नंबर होगा, उस पर कॉल करके उससे बात करें कि तूने कॉल की है या नहीं किया, उसका बिल्कुल वेरीफाई कर ले एक बार, उसके बाद ही आगे बढ़े। और ये समस्या यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का कल्चर ज़्यादा है, तो सिरसा जैसे ज़िलों में तो लोग को खासकर ध्यान देना चाहिए इस तरह के फ्रॉडों से बचने के लिए। व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम पे बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। उसमें मैसेज आएंगे, आपको किसी शॉप का या किसी होटल का वो दे दिया जाएगा गूगल आईडी, इसके ऊपर कमेंट करो, 3 कमेंट करो और आपको पैसे दिए जाते हैं। और ये पैसे शुरू में डाल भी देते हैं। वो होता ये है कि इसको बोलते हैं टास्क फ्रॉड। जैसे आपके पास टेलीग्राम पे कोई मैसेज आया, आपको बोलेंगे कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, इसके लिए आपको एक टास्क पूरा करना पड़ेगा। तो आपको, जैसे आपको टेलीग्राम पे एक लिंक भेजा जाता है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, वो एक आपको वेबसाइट पे ले जाएंगे जो फ्रॉडस्टर की होगी। उस पे आपको वेबसाइट पे मिलेगा आपको कि आपको रेटिंग देनी है या कोई रिव्यू देना है, तो आप कोई होटल या कोई हॉस्पिटल या इस टाइप से आप रिव्यू दोगे। वो आपको पेड होता है वो टास्क, कि आप एक बार में अगर 1000 रुपये पे करोगे तो आपको इतना टास्क मिलेगा। वो टास्क आप पूरा कर दोगे एक, तो फिर अगला टास्क मिलेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे 1 या 2 टास्क वो पूरे हो जाते हैं आपके, और आपने 1000 रुपये दिए तो आपके खाते में 1500 रुपये आ जाएंगे या 2000 रुपये आ जाएंगे। तो इसलिए 1000-2000 दे रहे हो, फिर आपके खाते में वापस आ रहे हैं, उसके बाद में वो आने बंद हो जाएंगे। वो कहते हैं क्या है कि आपका ये टास्क लास्ट में जाके फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, कि आपका टास्क फेल हो गया और आपकी पेमेंट नहीं आएगी। अगर आपके पैसे आप वो अकाउंट में दिखाएंगे कि आपके पैसे हो गए हैं 10,000 के 20,000, लेकिन आपका टास्क पूरा नहीं हुआ, इसलिए मिला नहीं है, तो अगले बंदे को लालच ये हो जाएगा कि तेरे 20,000 रुपये फंस रहे हैं, तो वो उसको कहेंगे तू 10,000 रुपये और लगा और टास्क पूरा करिए। फिर वो ऐसे करके 10 और लगा देता है। ऐसे कई बार मतलब 10-10, 20-20 लाख रुपए लग जाते हैं और वो टास्क पूरा नहीं होता है, और उसके अंदर फ्रॉडस्टर उसके साथ बड़ा फ्रॉड होता है। इस टास्क फ्रॉड में यहाँ काफ़ी हमारे पास FIR दर्ज है, जो 20 लाख 30 लाख की ऐसे है। मोटे फंसते हैं इसमें और काफ़ी पैसे चले जाते हैं। स्टार्टिंग में वो देते हैं विश्वास जीतने के लिए, तो इसलिए इस टाइप के टेलीग्राम पे जो भी आता है मैसेज या लिंक, उस पर क्लिक ना करें। और ना ही मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि बिना काम किए आपको पैसा मिल जाएगा। लालच में ना आए, जब आप लालच में आओगे तो आपके साथ निश्चित रूप से फ्रॉड होगा। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि कुछ वर्ष पहले ब्लू व्हेल चैलेंज करके आपने अगर सुना होगा, एक चैलेंज आया था जिसमें 1-2 लोगों की जानें भी गई थी। तो वो भी इस तरह का टास्क ही देते थे। उसमें वो क्या है कि जो विक्टिम है उसको इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि उसको लगता है कि ये काम तो करना ज़रूरी है और बहुत विश्वास हो जाता है। तो इसमें पैसे के साथ साथ जो खासकर जो माँ बाप हैं, मैं उनको ये हिदायत दूंगा कि आप भी अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि टास्क में पैसा तो चलो एक चीज़ है, इसके अलावा कोई और गलत काम ना कर बैठे। तो वो भी एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। आजकल बच्चे इन चंगुलों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, या तो वो गेम खेल रहे होते हैं, तो पेरेंट्स को क्या क्या ध्यान देना चाहिए? इसमें देखिए ये है कि सबसे पहले तो यही होता है, इसमें दिक्कत ये होती है कि चलो गेम खेलने में तो
पैसे से रिलेटेड कोई नुकसान नहीं है, पर हाँ अगर उस फ़ोन में यूपीआई इनेबल्ड कोई पेमेंट सिस्टम है और उसका पासवर्ड बच्चे को पता है, पिन बच्चे को पता है, तो वो दिक्कत है। तो अगर आप फ़ोन देते भी हैं तो उसका पिन बच्चे के साथ शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो जाने अनजाने में कोई क्रेडिट होते हैं गेम में कुछ, की वही पॉइंट्स चाहिए, कुछ स्पेशल पावर चाहिए, इस तरह की चीज़ों में बच्चे आ जाते हैं और उसको खरीदने के चक्कर में वो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और उससे फ्रॉड हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो अपने यूपीआई ऐप्स का पिन है उसको बिल्कुल भी शेयर ना करें, आप खुद यूज़ करें उसको, उसके बाद बच्चे को दें। और बच्चा भी अगर कोई डाउनलोड करता है ऐप तो आप ये इंश्योर करें कि ऐप स्टोर से ही वो डाउनलोड हो रही है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई फर्जी की एपी फाइल से आपका फ़ोन भी हैक हो रहा है और गेम भी चल रहा है सामने। इस तरह का कोई ट्रोजन वायरस टाइप ना हो कि दिखे तो कुछ और है कुछ और पीछे से। तो आप वेरीफाइड ऐप स्टोर से ही उसको डाउनलोड करने दें। कई बार जो ऑनलाइन गेमिंग खेली जाती है अकेले तो खेली नहीं जाती, किसी के साथ ज्वाइंट खेली जाती है। वो क्या पता कौन कहाँ बैठा है, हो सकता है बच्चे के साथ कोई बड़ा आदमी खेल रहा हो, वो उसके दिमाग के साथ खेलता खेलता ओटीपी और वगैरह सारा ले लेता हो। तो ध्यान रखने वाली बात है ये। जी बिल्कुल, ये आपकी जानकारी में होगा कि ये पबजी नाम का गेम था कुछ वर्ष पहले, उसमें और ऐसे बहुत सारे गेम हैं। इसमें क्या होता है कि ऑडियो चैट आप कर सकते हैं, मतलब बातचीत आप नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं अलग अलग गेमर्स पूरे दुनिया से। तो इस तरह के अगर गेम है और बच्चा आपका देखते हो कि भाई फ़ोन पे बात करता रहता है किसी से, तो थोड़ा सा आप उसमें उस चीज़ को ध्यान रखें कि आपकी सुपरविजन में ही हो, कोई ऐसी बात ना कर रहा हो वो जिससे वो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर वो गलत कोई उसको बात ना बता रहा हो जिससे उसका नुकसान हो सकता है। इसमें एक ये है कि पेरेंटल ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिससे कि बच्चा सुरक्षित रहे। और दूसरा, कई गेम पेड गेम होते हैं जिसमें एक टाइप से जुआ होता है, कई बार बच्चे वो खेलने लग जाते हैं। तो उसमें काफ़ी पैसे, क्योंकि फ़ोन में यूपीआई होता है और यूपीआई से पेमेंट हो जाती है, तो बच्चे को अगर यूपीआई का पिन पता है या कई बार ऑटोमेटिक भी हो जाता है, उससे लगा के वो पिन लगा के नहीं रखते हैं लोग। तो इसलिए फ़ोन में कोई भी मतलब इस टाइप का गेम डाउनलोड ना करें जो पेड हो। अगर बच्चों को आप देखो तो पेड में काफ़ी सारे पैसे कट जाते हैं, और जुआ में अगर हम जीतेंगे तो अगले क्या करेंगे, वो हमें हराने के लिए ही होता है, ना कि जिताने के लिए होता है। बच्चे छोड़ो, आजकल बड़े भी होते हैं, अभी मोबाइल चलाते चलाते आगे आ जाएगा स्पिन द व्हील करो, आप 5,000 जीतोगे, 4,000 जीतोगे। कई बड़े लोग भी उसके चक्कर में आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो भी मतलब है थर्ड पार्टी ऐप है, गेम है, वो एक फ्रॉड है। तो आपको इससे बचना है, इस टाइप का कोई भी गेम या नहीं खेलना है। अगर आप इस खेलोगे तो आपके साथ निश्चित रूप से फ्रॉड ही होगा। और इसमें स्पिन द व्हील की आपने बात की, तो इसमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर जो ट्रस्टेड ऐप्स हैं जैसे पेटीएम वगैरह पे भी आते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, 5-10 रुपये का कूपन देते हैं या फिर किसी कंपनी का कूपन देंगे, वो आपको कैश में कभी कुछ वापस नहीं करते, क्योंकि भाई उनको भी एक रेवेन्यू मॉडल है, उनको भी अपना बिजनेस चलाना है। तो इस तरह की कोई बात ही करता है तो अपने आप में वो रेड फ्लैग है। और इस तरह की कोई भी आपको अगर दावा कर रहा है तो आप समझिए कि वो फ्रॉड ही है, इसमें कोई शक करने की ज़रूरत नहीं। जिसमें अगर लालच में आओगे तो आपके साथ फ्रॉड होगा। तो सबसे पहले तो लालच ही नहीं करना है इस चीज़ का कि बिना काम किए आपके पास पैसे आ जाएंगे। आपको कोई मतलब सामने से 4-5 हज़ार रुपये कुछ स्क्रॉल करने से या कुछ गेम खेलने से दे देगा, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको ये भी सोचना है भाई उसके पास उसको क्या फ़ायदा होगा, आप बस स्क्रॉल करोगे तो उसको ऐसा क्या मिल जाएगा कि वो आपको इतने पैसे दे देगा। आप एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे तो आप अपने आप ही सतर्क हो जाएंगे। और इस तरह की ऐप तो देखो रोज़ नई नई होती रहती हैं, तो इसमें तो अल्टीमेटली जो सिटीज़न है उसी को अपना दिमाग लगाना है और ये सवाल बेसिक करने हैं कि ये बिना बात के हमें पैसे दे रहा है तो कुछ गड़बड़ी है इसके अंदर। साइबर फ्रॉड वाले भी कोई ना कोई लालच देके फंसा ही लेते हैं। अब OLX पे पुरानी चीज़ें कोई आइटम सस्ती डाल देंगे, उसके बाद उसको दिखाएंगे भी ये चीज़ आपको सस्ती मिल रही है, फिर कहेंगे फ़ोन पे जा नहीं रहा। कुछ ऐसा फ्रॉड भी चल रहा है आजकल। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, अब तो बहुत पुराना हो गया। कोई भी जैसे कहता है कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ किसी सिटी में, मैं आर्मी में हूँ, BSF में हूँ या कोई और डिपार्टमेंट में हूँ और अब मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ, तो मेरे पास बाइक है, मैं साथ में नहीं लेके जा सकता, या मेरे पास कोई और सामान है जो मैं साथ में नहीं लेके जा सकता, मुझे यहीं सेल करना है इसी सिटी में। तो उसके पास आपकी थोड़ी जानकारी होता है, वो आपके पास बड़ी मीठी भाषा में बात करेगा, मधुर भाषी होगा वो, और आपको सस्ते रेट पे देना ऑफ़र करेगा। तो इन चीज़ों पे ना आए। जैसे मतलब इस टाइप का हो तो आप उसको तुरंत समझ जाए कि ये आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। उससे प्रॉपर एड्रेस पूछे, कहाँ पर है, क्या है, तो इस चीज़ से आप बच सकते हो।
और इसमें ये भी है कि कभी कभी वो एडवांस पेमेंट भी मांग सकते हैं, तो इस तरह का कोई एडवांस पेमेंट नहीं देना चाहिए जब तक कि आप वेरीफाई ना कर ले। देखो जैसे हम आमतौर पे ऑफलाइन ज़िंदगी में देखते हैं कि जब तक हम कुछ वेरीफाई नहीं करते हम बड़ा पैसा किसी को नहीं देते, सारे वही रूल ऑनलाइन में भी अप्लाई होते हैं। तो आप वेरीफाई करें और उसके बाद ही आगे की जो ट्रांजेक्शन है वो करें। इंडिया में ना हर एक को फ्री की चीज़ चाहिए। कोई कहीं गया उसको फ्री का वाईफाई मिल गया ना, वो उसको भी कनेक्ट करके बैठ जाता है। तो क्या कई बार फ्री के वाईफाई से भी फ्रॉड हो सकता है? इसमें देखिए, इसमें ये होता है कि जो पब्लिक वाईफाई होते हैं उसके अंदर जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है, जो भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे किसी और का दिया हुआ, तो जो भी हम सारी मान लो उसके अंदर, मान लो हमने SBI की वेबसाइट खोल दी और उसका हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया, तो वो सारा वो पढ़ सकता है क्योंकि वो हमारा नहीं है। वो एक तरीके से ऐसा है कि एक रोड है, प्राइवेट रोड है, जो उसके ऊपर रोड पे चल रहा है, वो जिसका है रोड वो तो देखेगा ही उसको, इस तरह आप मान के चल सकते हैं। तो पब्लिक वाईफाई जब भी आप, खासकर ये होता है कि एयरपोर्ट्स वगैरह पे या फिर हो सकता है किसी होटल पे आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अवॉइड करें इस तरीके, जैसे आपकी जो भी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर ना करें। और शेयर करते भी हैं, अगर आपको लॉगिन भी करना है तो VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसका यूज़ करके आप करें, सिंपली ना करें, उसमें रिस्क है।